हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, TGT PGT एस्टेट के लिए सभी पढ़ रही हैं। लेकिन स्पेशल अगर बताऊं कि ये वीडियो किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आज हमारी क्लास नंबर 27 रहने वाली है। और इसमें हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 की ये 27वीं क्लास है और अभी तक जो है 26 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले और फिर उसके बाद आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से। तो एक प्लेलिस्ट तो आपको मिलेगी जिसमें यूनिट नंबर 5 और 6 मिलेंगी, साथ में भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और इससे संबंधित वीडियो है, क्योंकि ये मैंने तब पढ़ाया था जब HPSC ने शुरू में सिलेबस दिया था। उसके बाद में ये ऐसी कैटेगरी का जो जाति का विभाजन हुआ, मतलब वर्गीकरण किया गया, तो उस हिसाब से बीच में थोड़ा डिले हो गया, फिर मैंने वीडियोस नहीं डाली। और अभी मैंने फ़िलहाल शुरू की है जब से HPSC ने शेड्यूल दिया है एग्ज़ाम का, तो उसके बाद HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 मैंने पढ़ाना शुरू कर रखा है। तो दोस्तों, 1-2 वीडियो और बची है, उसके बाद फिर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे राजभाषा। अभी तक जो है राजभाषा के बारे में मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप जो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट भी नहीं मिलती है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करके एक बार देखें ज़रूर। मैंने सारी वीडियोस वहाँ पर भी शेयर कर रखे हैं, तो न्यू स्टूडेंट जो भी है उसको ये सारा समझ में आ जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क जो है हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ आज की इस वीडियो लेक्चर की। इसमें राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रभाषा है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ, कि किस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। ऐसी कौन सी कसौटियां हैं, ऐसे कौन से जरूरी बातें हैं जिनके आधार पर ही हम किसी भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। तो सारा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि HPSC में सबसे पहले स्क्रीनिंग पेपर होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा और बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना भी पड़ेगा, इसलिए मैं ये कंटेंट जो है सब्जेक्टिव तरीके से आपके पास लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। अब साथ ही हम बात भी करेंगे कि आपको ये लिखना कैसे है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें से केवल 10 मार्क्स का आपको लिखना है। ये नहीं कि जितनी सारी डिटेल मैं आपको बताऊं वे सारे शब्द आपको लिखने हैं। लिखने के लिए आपको क्या करना है कि ये टॉपिक सबसे पहले राष्ट्रभाषा ध्यान में रखना है, उसके बाद राष्ट्रभाषा के कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, फिर कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखना है, ताकि जो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 12 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगी, तो उसमें आप कितना लिख सकते हैं। इस तरीके से कंटेंट आपको दिमाग में रखना है। तो शुरुआत करती हूँ। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं। तो राष्ट्रभाषा किस भाषा को कहेंगे? उस भाषा को कहेंगे जिस देश के लोग, वहाँ के अधिकांश लोग उस भाषा को बोलते हों। मतलब जिस किसी देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं और जिसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव होता है, फिर उस भाषा को वह देश जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देता है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ उनका सांस्कृतिक, आपकी संस्कृति के अंदर आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं और भावात्मक जुड़ाव होता है। तो उस भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हम वो कसौटियाँ जानेंगे जिसके आधार पर हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती हो। मतलब देश के अधिकांश यानी कि सभी, यानी कि या तो सभी लोग बोलते हों या फिर अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जा सकती हो। उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्सों में हो, ताकि वह भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। संपर्क का मतलब है, एक तरीके से आप कम्युनिकेशन से ले सकते हैं कि संपर्क जो है ना, जिस देश के लोग
जिस भाषा के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, यानी कि बातचीत के तरीके से लगा ले, चाहे या किसी भी प्रकार से ले, तो ये कह रहा है कि उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से के लोग ना हो, क्योंकि फिर तो एक ही हिस्से में संपर्क स्थापित होगा, बल्कि उस देश के अधिकांश हिस्सों में वह भाषा बोली जाती हो, जिससे भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो। तो उसे ही क्या कहेंगे, हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो पाती हो। अब देखो, हम बोलने में, अपने विचारों के आदान प्रदान करने में, अपना जो देश का साहित्य लिखा जा रहा है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अधिकांश हमारे भारत में हिंदी का प्रयोग होता है। तो उस भाषा को क्या कहते हैं? मतलब यानी कि ऐसी भाषा जो सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो। तो हिंदी हमारी, आप देखिए कोई लोग कितनी इंग्लिश बोल लो, लेकिन 2-4 लाइनें बोल के अंततः आता हिंदी पर ही है। तो उस राष्ट्र की वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसे हम राष्ट्रभाषा कहेंगे, ये कसौटी भी उसके लिए जरूरी है। उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। अब जैसे ये यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारे देश के विभिन्न हिस्से, यानी कि ये जो दक्षिण का एरिया है, इधर ये पूर्व का एरिया है ना, उसके बाद ये ईस्ट है, इधर ये नॉर्थ है। तो वहाँ पर ना सभी हिस्सों में जो बोली जाती, इधर कोई साउथ के लोग हैं वो अलग शब्द, मराठी, तमिल, तेलुगु के शब्द बोले जाते हैं, इधर अलग बोले जाते हैं, इधर अलग भाषाओं के, इधर अलग, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सभी भाषाओं के जो शब्द हैं उसमें समाहित तो हमारी हिंदी की जो शब्दावली है वो काफ़ी बड़ी है। तो उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उसमें ये प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य शब्दों को वह सहजतापूर्वक शामिल करे, न कि उनसे परहेज करे। अब हमारी हिंदी की अगर बात करें तो इसमें उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, इन सभी भाषाओं के, उर्दू, फारसी, इन सभी भाषाओं के जो है शब्द भी हमारी हिंदी में शामिल है और निसंकोच हिंदी में इन्हें शामिल किया जाता है और बेफिक्र होकर इन्हें बोला भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे शब्दों को लिखते वक्त हिंदी भाषा में इनका परहेज करते हैं। ठीक है, उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए। जैसे कि जो अगर राष्ट्रभाषा जिसे हम कह रहे हैं, तो उस भाषा का क्या होना चाहिए? व्याकरण भी सरल होना चाहिए, ताकि देश के अन्य हिस्सों के निवासी यदि उसे सीखना चाहें तो सीखने की प्रक्रिया कठिन न हो। मतलब जिस भाषा को हम राष्ट्रभाषा बना रहे हैं तो उस भाषा का व्याकरण बिल्कुल आसान होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ हमारे साउथ के लोगों की, तो उनको अगर साउथ के लोग मान ले ये दक्षिण भाषाएं बोलते हैं, लेकिन अगर ये हिंदी सीखना चाहें तो ऐसा व्याकरण होना चाहिए कि उन्हें आसानी से ये सीख सकें, इसमें सीखने की प्रक्रिया जो है कठिन न हो। उसकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ उसमें प्रयुक्त न होती हों तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यानी कि वही बात है कि दूसरी भाषाओं की ध्वनियाँ भी उसमें शामिल होनी चाहिए। उसकी संरचना जो है ध्वनियों की, तो ध्वनि तुम्हें पता है कि अक्षर जो वर्ण है उनका उच्चारित रूप ध्वनि कहलाता है। ध्वनि संरचना जो है व्यापक होनी चाहिए और लचीली होनी चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन की भी गुंजाइश होनी चाहिए। उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सके। तो ये लिपि से संबंधित पॉइंट है। उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ध्वनि को लेकर था एक पॉइंट लिपि को लेकर था, और दूसरा पॉइंट जो है साहित्य को लेकर है। तो उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक मतलब काफ़ी विस्तारित रूप से काफ़ी साहित्य उसमें रचा गया हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा। ये नहीं कि किसी एक देश में, जैसे मान लो हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहें तो देश के एक हिस्से में ही हिंदी में साहित्य लिखा जा रहा है तो हम उसे राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में उसमें साहित्य लिखा जाना चाहिए, तो वो राष्ट्रभाषा की कसौटी पर खरी उतरती है।
आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की हो, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई हो। क्या बात कह रहा है कि उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलन, जैसे कि हमारे देश में समय समय पर अनेक आंदोलन होते हुए हैं। अगर 1947 के से पहले भारत को आज़ाद कराने के लिए बात करूं तो लगभग उन सभी आंदोलनों में हिंदी भाषा को बोला जाता था। तो हिंदी भाषा संपर्क भाषा जिस भाषा को हम कह रहे हैं, उसके लिए कसौटी ये भी है कि वह राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता हो उसकी, और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भी वह अपनी भूमिका निभाती हो। तो ये सारी कसौटियाँ थी राष्ट्रभाषा की। अगर इन सभी कसौटियों पर कोई भाषा खरी उतरती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब हिंदी को जब से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया और अब तक जो हिंदी का विकास हुआ, उसकी जो ऐतिहासिक विकास यात्रा है कि यहाँ से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला और आज हिंदी यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो इस विकास यात्रा को उसने किस प्रकार से, किन किन चरणों से, सोपानों से गुजरकर उसने अपनी यात्रा को पार किया, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, क्या क्या बीच में बातें घटित हुई, वो सारी बातें अब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। आदिकाल और भक्तिकाल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं अपितु हिंदीतर प्रदेशों में भी रचा गया। अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल के अंदर हिंदी में रचनाएं हो रही थी, जैसे कि अमीर खुसरो लिख रहे थे। भक्तिकाल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं अपितु हिंदीतर प्रदेशों में भी, मतलब जो हिंदी भाषी प्रदेश थे उनमें भी साहित्य लिखा जा रहा था। हमारे देश के सामाजिक विकास में दो आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका रही। अभी इसने क्या कहा था कि किसी न किसी आंदोलन में भी उसकी सक्रिय भूमिका रही हो, तो हिंदी जो है ना हमारे सामाजिक विकास में दो आंदोलनों में इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कौन कौन सा, एक तो भक्ति आंदोलन, दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था। भक्ति आंदोलन में भी काफ़ी प्रचार और प्रसार हुआ था, तो ये आप भक्ति काल में भी पढ़ चुके होंगे। और स्वतंत्रता आंदोलन, तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में तो मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, और भी काफ़ी सारे आंदोलन चले और सभी में हिंदी ने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि इस समय जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, पत्र पत्रिकाएं हिंदी में छपती थी, समाचार पत्र हिंदी में छपते थे, लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान हिंदी से करते थे। हिंदी में जो साहित्य लिखा जा रहा था, जो कविताएं, नाटक, उपन्यास वगैरह लिखे जा रहे थे, वो सभी हिंदी में लिखे गए। तो ये दोनों आंदोलन हिंदी के माध्यम से ही संपन्न हुए। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवादी प्रकृतियां उभरने लगी। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब क्या हुआ, देश आज़ाद तो हो गया। देश जब आज़ाद हुआ तो एक ही भाषा के बारे में बात हो रही थी, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रवादी प्रकृतियां उभर कर आने लगी। देश का पंजाबी जो लोग थे वो चाहते थे कि पंजाबी हमारी भाषा बने। जो साउथ के लोग थे वो दक्षिणी हिंदी को चाहते थे कि हमारी हिंदी ये बने। ठीक है, तो इस प्रकार से ना 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। मतलब राज्यों को जब विभाजित किया गया, उनका पुनर्गठन किया गया दोबारा से, तो 1956 में किया गया। और वो शुरू में जब 56 में हुआ था पुनर्गठन राज्यों का, तो वो भाषा के आधार पर हुआ था, फिर बाद में सीमा के आधार पर भी होता है। ठीक है, 1953 ईस्वी के बाद से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से नहीं उठा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। इसी में कुछ एक और बातें हैं, उन्हें और पढ़ लेते हैं। और राष्ट्र अब आता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं, जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण आए उसे आपको नोट डाउन करते चलना है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। तो राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता, मतलब देश खंडित न हो, विभाजित न हो, एकता बनाई रहे, इसके लिए किसी भी देश की राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही
और सन 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही रही। ये आप देखो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अकबर के समय से लेकर 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही। ध्यान रखना है, 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू रही और ऊंचे वाले स्तर पर अगर बात करें राजभाषा की तो अंग्रेजी रही, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा क्या रही? हिंदी ही रही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों, फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नव जागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो, हिंदी का विकास करने में कई सारे व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी लोगों का योगदान रहा। बहुत सारी ऐसे संस्थाएं भी थे जिनका हिंदी के प्रचार और प्रसार में काफ़ी योगदान रहा। तो उनमें फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी के आसपास हुई थी। ईसाई मिशनरियों, 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। सामाजिक धार्मिक नव जागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके लिए हिंदी को उपयुक्त बताया। तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया, क्योंकि जो राजनीतिक संगठन था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस ही सबसे पहले पार्टी हमारे देश में बनी थी। तो जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, देश के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना जगाने के लिए जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए और इसके लिए उन्होंने हिंदी को ही चुना कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्र के प्रति चेतना जगा सकती है। अगर वो ऐसी भाषा है तो वो है केवल हिंदी। कांग्रेस की 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी का प्रयोग करे। देखो, 1925 में कानपुर में एक अधिवेशन हुआ, उसमें भी एक प्रस्ताव ये पास किया गया, स्वीकार किया गया कि कांग्रेस जो है ना अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक यानी कि प्रदेश की जो भाषाओं और हिंदी का ही प्रयोग करे। ऐसा ये बात कहाँ पर स्वीकार की गई थी? 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग में आ सकता है, तो इसे नोट डाउन करके रखें। 1864 ईस्वी में बम्बई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने राजभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत के अंदर भी एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखे, और उनके मत से हिंदी इस दृष्टि से खरी उतरते थे। ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि राष्ट्रभाषा नामक पुस्तक जो है कौन सी भाषा में लिखी गई? तो मराठी में लिखी गई। कब लिखी गई? 1864 ईस्वी में बम्बई के फ्री चर्च कॉलेज के एक प्राध्यापक थे पेठे, इन्होंने लिखी थी। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 ईस्वी में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की, जिन्होंने हिंदी के विकास में काफ़ी अपना योगदान दिया। तो एक संस्था का और नाम आता है काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ये जो संस्था थी इसमें भी हिंदी वर्ग का आरंभ किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया ये काम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 ईस्वी में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और क्या बनाई? काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की। तो आपसे पूछ सकते हैं काठियावाड़ राजभाषा प्रचार समिति कब बनी? 1936 में। किसने बनाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त, यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने कही थी कि हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ऐसा लगा था कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को अगर कोई भाषा बनाए रख सकती है तो वो है हिंदी है। यदि हम लोगों ने तन मन धन से अगर हम प्रयत्न करें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत आज़ाद होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। ये शब्द आप याद रखें, ऐसे के ऐसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि हिंदी को लेकर ये कथन किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का था।
अगला पॉइंट आता है 1918 ईस्वी में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया, हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे मानते थे हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, स्वराज्य अपना राज्य, अपने राज्य का प्रश्न है। तो ये मत किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कथन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कथन किसने कहे, कौन से अधिवेशन में कहे, किसने कहे और कब कहे। तो 1918 में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में ये कथन महात्मा गांधी ने स्पष्ट मत में कहा। तो ये मत आपको याद रखना है, ये किसने कहे, महात्मा गांधी ने कहे। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई। ये पॉइंट तो आपने यूजीसी नेट की तैयारी की होगी तब भी पढ़ा था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है वहाँ पर। और 1929 ईस्वी में सी राजगोपालाचार्य जी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी थी। उनका कहना था हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। तो ये पॉइंट किसका था, ये कथन किसका था, सी राजगोपालाचार्य जी का था। और 1929 में उन्होंने ये बात कही थी कि दक्षिण वालों को भी हिंदी सीखनी चाहिए। सन 1937 ईस्वी में, देखो सन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये बताया जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले किसने क्या कहा, फिर उसके बाद इस तरीके से तो हिंदी के विकास को दर्शा रहा है। उन्होंने 1937 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में हो। तो ये भी इन्होंने रखा, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है तो कुछ ये कथन है हिंदी और राजभाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन। तो दोस्तों इसकी मैं एक आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगी, क्योंकि ये कथन जो है सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने राष्ट्रभाषा पढ़ी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी हमारे पास समय जो है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 जून को जो है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं जो आपके HPSC से संबंधित जो अपडेट आती रहती है, जो भी मैसेज वहाँ पर आते रहते हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। धन्यवाद।